दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग 2023 की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो खबरें हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसी की कड़ी में आज हमारी ये अंतिम वीडियो है। उसके बाद हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ और जो चीज़ें बच गई है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, लेकिन आज की जो पहली न्यूज़ है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये कुछ मशीन देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। ये मशीन नहीं है, ये रोबोट है। अब रोबोट किस काम के लिए है? ये क्या करेगा? जो सफाई करेगा। किसकी? जो आप देखोगे सीवर लाइन की। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि बहुत सारे मतलब हमारे देश के जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी मृत्यु हो जाती है सीवर को साफ़ करते-करते, क्योंकि जो मोनोऑक्साइड होता है बहुत ज़्यादा होता है सीवर में। ठीक है ना? और पर्टिकुलर एक कास्ट के लोग ही इस काम को करते हैं। तो ऐसा करने वाला केरला जो है ना दोस्तों, पहला स्टेट बन गया है। वो क्या करेगा? जितने भी मैनहोल्स हैं, जितने भी सीवर हैं, उसको क्या करेगा? रोबोट के माध्यम से क्या करेगा? वो उसको साफ़ करेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने कि रोबोट के माध्यम से ये डिसाइड किया कि क्या करेगा? जितने भी मैनहोल्स हैं उसको उसकी साफ़ सफाई करेगा। तो केरला दोस्तों पहला स्टेट है हमारे देश का। ठीक है? एक चीज़ें तो ये हो गई। दूसरी बात, इस रोबोट का नाम दिया गया है। नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका? बैंडिकूट। बैंडिकूट नाम याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ली कि केरला गवर्नमेंट ने जो मैनुअल एक्सकवेंजर जो रोबोट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो याद रख लेना आपको बैंडिकूट। 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे मुझे लगता है। एक तो या तो रोबोट का नाम पूछ लेंगे जो कि कम चांस है पूछने के, ज़्यादा चांसेस इसके पूछने के हैं कि जो कौन-सा स्टेट है इंडिया का एकमात्र स्टेट जिसने जो मैनहोल की सफाई के लिए एक रोबोट को लॉन्च किया है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएँगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है केरला का नाम, ठीक है? दूसरी न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं जल्दी से। दोस्तों, दूसरी न्यूज़ है फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इन 2023, मतलब 2023 का जो फीफा मेंस का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? आप देख रहे होंगे, इनको पहचानते होंगे, लियोन मेसी हैं ये। ठीक है? ये अर्जेंटीना टीम के कैप्टन हैं और इस बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आपको पता ही होगा कि इस बार इन्होंने ही जीता है। ठीक है? तो क्वेश्चन बस सीधा इतना सा पूछा जाएगा कि फीफा का जो मेंस प्लेयर का अवार्ड है 2023 का वो किसे दिया गया? तो मेसी का नाम आपको याद रख लेना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है ना? लियोन मेसी कहाँ से? अर्जेंटीना के कैप्टन हैं और इस बार इन्होंने ही फीफा को जीता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम जल्दी से। हमारी जो आज की ये न्यूज़ है वो है नेम चेंज को लेके। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल बहुत सारे जगहों के नेम चेंज किए जा रहे हैं, बट हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। शिवाजी नहीं, याद रखना है, संभाजी नगर। किसका? औरंगाबाद का नाम लेके। ठीक है? अब आप बोलोगे कि ये जब इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी एक तरीके से जगह के नाम चेंज किए जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा क्या कि जो गुफाएं हैं ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो केव्स हैं वो औरंगाबाद में हैं। एग्जाम्पल के लिए एलोरा की गुफा का नाम सुना होगा आपने, वो औरंगाबाद में ही है। ठीक है? वो जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको कि किसने बनाया था? याद होगा आपको, राष्ट्रकूटा ने बनवाया होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तो राष्ट्रकूटा ने क्या किया था? उस केव को बनाया था। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम जो है मतलब पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं कि औरंगाबाद का रिसेंटली नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो याद रख लेना आपको क्या? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है? क्वेश्चन बस इतना सा पूछा जाएगा। ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हो सकता है मैं इनके नाम का सही उच्चारण ना कर पाऊँ। ठीक है ना? तो आप हो सकता है आप लोगों में से जिन जो भी सही उच्चारण कर पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इनका नाम जो है सलहोटवोनो क्रूज़। ठीक है? तो सेलहाउटोनुओ के नाम से आप याद रखते हैं या क्रूज़ के नाम से याद रख सकते हैं आप, जो भी बेटर लगे आपको। आप वैसे क्रूज़ नाम बहुत मतलब मुझे लगता है ये याद हो जाना चाहिए हमें। ठीक है ना? क्रूज़, KRUSE। ठीक है ना? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आज की डेट में। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है नागालैंड के हिस्ट्री में कि कोई विमेन जो है ना उस स्टेट की मिनिस्टर बनी है। ये हैं वो, जो कि शपथ ले रही हैं मिनिस्टर की। ठीक है ना? क्रूज़ के नाम के या आप नाम से आप याद रख लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि ये पेपर में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सीधे क्वेश्चन ये आएगा इनका नाम लेके कि नागालैंड की पहली जो मिनिस्टर बनी है वो कौन बनी है? तो ठीक है ना? सीधे क्वेश्चन तो एक ये पूछा जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो नाम है क्रूज़, ये किस स्टेट के मिनिस्टर बनी है रिसेंटली अभी? तो याद रखना है नागालैंड के, क्योंकि नागालैंड में पहली बार ऐसा हुआ कि महिला कोई मिनिस्टर बनी है। एक बात तो ये हो गया इसमें। दूसरी बात इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, क्या? हिक्कानी जाकहालू। ठीक है ना? हिक्कानी जाकहालू। ठीक है? ये क्या हुए? ये पहली विमेन है एमएलए जो चुनी गई हैं, कहाँ से? नागालैंड की। ये हैं वो। ये पहली विमेन एमएलए हैं, कहाँ की? नागालैंड की हैं।
क्या नाम है इनका, देख लीजिए फिर से, हेक्कानी जाकहालू, ठीक है ना। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, दो में से या तो दोनों आ जाएगा पेपर में, या तो एक ने तो आना ही आना है, ठीक है ना, क्योंकि नागालैंड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है जो एक विमेन जो है मिनिस्टर बनी है, और दूसरा क्या हुआ है, एक एमएलए चुन के आई हैं, ठीक है ना, ये एमएलए चुन के आई हैं और ये मिनिस्टर बनी है, ठीक है, क्रूज। तो इन दोनों का नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों ये किस पार्टी से हैं, तो दोनों ही ये एनडीपीपी से हैं। एनडीपीपी का मतलब नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है। तो पार्टी अगर नहीं भी याद रहे तो इनका नाम जरूर याद होना चाहिए, क्या, क्रूज, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, हेकानी जाकहालू, जो कि नागालैंड के लेजिस्लेचर में चुने गए हैं एमएलए, ठीक है। इतनी बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बारे में, आपको रटना है इनको, ठीक है। अगली न्यूज़ इसी से इलेक्शन से रिलेटेड है कि नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए होंगे, आपको पता चल गया होगा, मार्च की ही न्यूज़ है ये। जो नागालैंड के जो एक तरीके से नए प्रेसिडेंट उस टाइम पे चुन लिए गए थे, उनका नाम क्या है, बस हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। उनका जो नाम है ना, रामचंद्र पौडेल, ठीक है, रामचंद्र पौडेल इनका नाम है, ठीक है। अब कहेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल हमारा बहुत ही करीबी मित्र है, पड़ोसी राष्ट्र है, ठीक है ना। और पड़ोसी राष्ट्रों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा ही रहा है पेपर में। तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि पूछा जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे नेपाल के, वो कुछ मतलब बातों के लेके डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया का उनसे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा काला पानी को लेके बहुत सारे विवाद उठे थे उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन उसको शांत कर लिया गया। तो उसी कड़ी में एक अगला कदम जो राष्ट्रपति उनके बने हैं वो है कौन, रामचंद्र पौडेल, इनका नाम बरस रट लेना है, ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं दोस्तों। ये हैं कर्नल गीता राणा। कौन है, कर्नल गीता राणा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको क्या किया गया है कि जो लद्दाख की जो बटालियन है ना आर्मी की, उनका इनको क्या किया गया है, उनका इनको हेड बना दिया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा ये जाएगा कि जो लद्दाख की जो आर्मी की जो एक तरीके से बटालियन है उसको हेड कौन कर रही है लद्दाख में, ठीक है ना। याद रखना, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में। लद्दाख में कौन कर रही है, तो कर्नल गीता राणा। लद्दाख में बटालियन का हेड कौन कर रही है, कर्नल गीता राणा कर रही है। बस इनका नाम इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं याद है रखना है इसमें। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये रेलवे को लेके कि एशिया की फर्स्ट विमेन लोको पायलट है, किस ट्रेन की है, वंदे भारत। वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, उनकी पहली लोको पायलट जो महिला बनी है, उनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, इनका नाम है सुरेखा यादव। इनका नाम क्या है, सुरेखा यादव है। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, एशिया की पहली विमेन है जो कि लोको पायलट बनी है, किस ट्रेन की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस की। और वंदे भारत एक्सप्रेस कैसा ट्रेन है आपको पता होना चाहिए, क्या, सेमी एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको इसके बारे में दो बातें, क्या, कौन से ट्रेन की, तो वंदे भारत की। नाम क्या है इनका, सुरेखा यादव, ठीक है, सुरेखा यादव इनका नाम है। बस इतनी सी बातें आपको नाम याद रख लेना है कि एशिया की पहली वुमेन है जो कि लोको पायलट बनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हैं फर्स्ट मेथनॉल बस के बारे में। ये बस क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली जो है ना, जो ट्रांसपोर्ट है, इको फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा दे रही है देश में। उसके लिए बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को किस तरीके से डीकार्बोनाइज किया जाए, जो CO2 बहुत ज़्यादा एमिट करता है, मीथेन का बहुत ज़्यादा एमिशन करता है, तो उसी दिशा में क्या किया है गवर्नमेंट ने, मेथनॉल बस पर ज़्यादा फोकस किया है। आपने ईंधन का भी नाम सुना होगा, E10, E20। क्यों क्यों न्यूज़ में रहता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डीकार्बोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी दिशा में उठाया गया बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन ये बनेगा जो पहली मेथनॉल बस है वो कहाँ पर चलाई जाएगी, ठीक है ना। अभी रिसेंटली सबसे पहली बस है ये जो लॉन्च की गई है देश में, ठीक है ना। तो आपको याद रख लेना, क्या, बेंगलुरु में। कहाँ पे चलाई जाएगी पहली मेथनॉल बस इंडिया की, याद रख लेना बस इतना सा आपको, बेंगलुरु में चलाया जाएगा। और क्यों ऐसा सरकार कर रही है, तो क्योंकि मैंने सारे रीज़न बता ही दिए आपको, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मुझे लगता है पेपर की दृष्टि से, ठीक है ना। और इसमें नीति आयोग का नाम आपको जानते ही हैं, क्योंकि नीति आयोग भारत में डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अलग अलग देशों के साथ समझौता भी कर रहा है, ठीक है। वो जब आगे न्यूज़ में कभी ऐसे टॉपिक आएगा तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे एक बार, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंश्योरेंस स्कीम है किसके लिए, सेरीकल्चर के लिए। सेरीकल्चर मतलब रेशम के लिए, ठीक है ना। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला एक तरीके से राज्य बन गया है देश का, क्या, कि वो क्या करेगा, जो रेशम उत्पादक हैं, ठीक है, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। कौन सा ऐसा स्टेट है, तो याद रखना है, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट है ऐसा करने वाला, ठीक है। जो क्या करेगा, अपने जो रेशम जो उत्पादक करने वाले जो
किसान हैं उनको क्या करेगा वो, एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात और क्या याद रख लेना हमें, दूसरी बात हमें ये याद रख लेना है कि इसका नाम क्या है स्कीम का, तो याद रख लेना है रेशम कीट बीमा। क्या है? रेशम कीट बीमा योजना, इसका पूरा स्कीम का पूरा नाम है ये। ठीक है ना, इस स्कीम को किस नाम से जाना जाएगा? रेशम कीट बीमा स्कीम के नाम से। तो जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है ये स्कीम। ठीक है, और जो नहीं भी कर रहे हैं, जो वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, क्योंकि ये पहला है देश का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड कहिए या सम्मान कहिए, इसका नाम है सरस्वती सम्मान 2023। ठीक है ना, अभी 2023 में रिसेंटली ये दिया गया अवार्ड है। ये हैं, इनका जो नाम है ना, इनका नाम है शिव शंकरी। ठीक है, जो कि तमिल राइटर हैं। ठीक है ना, तमिल राइटर हैं ये। इनको क्या किया गया है, इस बार का सरस्वती सम्मान 2023 जो है ना, वो अवार्ड दिया गया है, ये सम्मान दिया गया है। किस लिए? तो आपको पता चल गया किस लिए, लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवार्ड है ये सरस्वती सम्मान, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए इसको लेके। ठीक है, अब सवाल ये है कि सरस्वती सम्मान को देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है दोस्तों? के बिरला फाउंडेशन। एक चीज़ ये याद रख लेना है। दूसरी बात ये, इनको किस लिटरेचर के लिए दिया गया है, कौन से बुक के लिए दिया गया ये सम्मान? ठीक है, इनको जो दिया गया है ये सम्मान, ये दिया गया है सूर्यवंशम। जो आप फिल्म देखते हैं वो वाला सूर्यवंशम नहीं। ठीक है ना, ये बुक है, सूर्यवंशम जो है ये बुक है। ठीक है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? सरस्वती सम्मान 2023। नाम रट लीजिए, क्या नाम है इनका? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, इनका नाम शिव शंकरी। ठीक है, कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38th नेशनल गेम है, याद रख लेना। 37 नहीं है ये, 38 है। ठीक है, 38 नेशनल गेम कहाँ हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में होगा। 38 जो है 2024 में होगा। कहाँ हो रहा है ये होगा उत्तराखंड में। ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है 2024 में? उत्तराखंड में हो रहा है ये 38 नेशनल गेम। तो अब मुझे एक बात साइड बाय साइड ये भी बता दीजिए कि 37 कहाँ पे हो रहा है। तो 37 को अगर आप देखेंगे तो वो हो रहा है गोवा में। कहाँ हो रहा है? गोवा में। तो नेशनल गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देश का बहुत बड़ा गेम है, सबसे बड़ा गेम खेला जाता है ये नेशनल गेम। ठीक है ना, इससे बड़ा गेम नहीं है देश में। ठीक है, नेशनल गेम बहुत बड़ा गेम होता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो 37 मैंने क्या बताया, कहाँ होने वाला है? गोवा में। 38 कहाँ मैंने बता दिया? उत्तराखंड में 2024 में होने वाला है। एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुआ है ना नेशनल गेम के बारे में, जो डेवलपमेंट हुआ है ये, कि आपने सुना होगा पंजाब पंजाब का एक एक खेल है, मार्शल आर्ट कह लीजिए, गतका। गतका क्या नाम है? GATKA, गटका। क्या नाम है इसका? गटका। इसको शामिल कर लिया किसमें? नेशनल गेम में शामिल किया गया है। तो साइड बाय साइड आपको ये भी पढ़ लेना है, अपने नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि नेशनल गेम में रिसेंटली अभी किस मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है, तो पंजाब का गटका है। ठीक है, उसका नाम रट लेना आपको, गतका का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल आपको मैंने एक और न्यूज़ बताई थी, जो मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें मैंने ट्रेन को लेकर एक और बातें बताई थी कि हरियाणा हमारे देश का ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने पूरे जो रेलवे लाइन है, पूरा जो रेलवे नेटवर्क है, उसको क्या कर दिया है? 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, उसी दिशा में एक और कदम उठाया गया, क्या? इलेक्ट्रिक ट्रेन को नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंचा दिया गया है। मतलब नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन पहुँच गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो दोस्तों स्टेट कौन सा होगा? तुम्हें याद रखना है, मेघालय। मेघालय वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जहाँ पे क्या हुआ है, पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो इलेक्ट्रिक इंजन है, वो पहुँचाया गया है। ठीक है ना, ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन से मैंने बताए थे आपको? इससे पहले कौन से इंजन चलाए जाते हैं? तो डीजल इंजन चलाए जाते हैं, आपको पता ही है। डीजल इंजन चलाए जाते हैं, और डीजल इंजन को एक तरीके से हटा करके क्या किया जा रहा है, अब इलेक्ट्रिक ट्रेन को लाया जा रहा है। और कारण क्या है? तो कारण आपको मैंने उस टाइम पे भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। क्या कि जो इंडियन रेलवे है उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट ये है दोस्तों कि 2030 तक वो रेलवे को क्या कर देगा? नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाएगा। वो क्या करेगा? वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बना देगा। कब? 2030 तक। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेलवे ने कब तक डिसाइड किया कि वो नेट जीरो एमिशन कार्बन एमिटर बन जाएगा? तो 2030 तक, 2030 तक। तो ये बातें दोस्तों याद रख लेनी है। आज के लिए दोस्तों मुझे लगता है इतना सफिशिएंट रहेगा। हम अगले क्लास में कुछ और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।